चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हो उसमें 2 पार्ट होते हैं, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज। तो हम शुरुआत करें इंटेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16.1। क्वेश्चन नंबर 16.1 स्लीपिंग पिल्स को लेकर है। पहले मैं सवाल पढ़ लेती हूँ। स्लीपिंग पिल्स आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्लीपनेस, but it is not advisable to take its dose without consultation with the doctor. Why? स्लीपिंग पिल्स ऐसी गोलियां होती है जो नींद नहीं आने की कंडीशन में ली जाती है। सवाल ये पूछा गया है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू क्यों लेना चाहिए। वैसे तो ये बात हर ही दवाई पर लागू होता है कि हमें अपने मन से या सिर्फ केमिस्ट से डिस्कस करके नहीं लेनी चाहिए, पर स्पेशली अगर इन दवाइयों की बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बार्बिट्रिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वीरोनल, सिकोनल, वेलियम, ल्यूमिनल, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये जो स्लीपिंग पिल का कंपोजिशन होती हैं, अगर आपने बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए तो इसका हाई डोज जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कॉज करता है और ये लीथल भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से कंसर्न कर लें, जिससे वो हमें बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ की गोली हमारे लिए एडवाइजेबल है, जो हमारे कम से कम साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी और हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। वैसे तो बात सिर्फ हर दवाई के लिए लागू होती है कि हमें कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। 16.1 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड दैट क्वेश्चन है 16.4 और वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज से मिलते जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ में डिस्कस कर लेती हूँ इसको। और ये 16.4 क्वेश्चन में है। सवाल पढ़ती हूँ सबसे पहले, वाई शुड नॉट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। सारी मेडिसिन को लेकर बात की। थोड़ा हम जाते हैं अपने डिस्कशन पे, जो हमने बात की थी कि मेडिसिन के काम करने का तरीका ये होता है कि वो रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। वैसे तो जो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, उनकी जो साइट होती है, जो सेल के बाहर निकली होती है, ये साइट का शेप अलग अलग होता है, चाहे एंजाइम्स हो चाहे रिसेप्टर्स उनकी, बट बहुत माइन्यूट फर्क भी कई बार होता है। और आप याद करें हमने जो ड्रग एड्रेनलिन पे बेस थी, जो हमने कहा था जो एड्रेनलिन होता है एक हार्मोन होता है, उससे बेस ड्रग बॉडी में इंड्यूस की जाती है, तो उनके जो रिसेप्टर्स उनमें बहुत कम फर्क होता है और कई बार डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होने के बाद भी किसी ऑर्गन में ज़्यादा होता है और किसी ऑर्गन में कम होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था अल्फा और बीटा 2 टाइप के होते हैं और हार्ट में जो है वो एक टाइप ज़्यादा होता है और दूसरा टाइप कम होता है। तो अगर आपने एक जनरलाइज मेडिसिन खा ली जो मान लिया लीवर के लिए है, किडनी के लिए है, और उसकी जो डिज़ाइन है वो मेडिसिन हार्ट के जो रिसेप्टर उसके साथ भी मैच करती है, तो आप सोचिए आपको मेडिसिन खानी थी टू इफेक्ट किडनी एंड लीवर, जाके वो हार्ट पे इफेक्ट करेगी। तो यही वजह होती है कि लॉन्ग टाइम में आप साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, इससे और भी बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे और भी सवाल पूछता है, जिससे वो डायग्नोस कर पाता है कि पटली किस ऑर्गन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो आपको वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी उनके द्वारा जो उसी ऑर्गन के रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करे, बाकी ऑर्गन्स को टारगेट ना करें, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं 16.2। With reference to which classification has a statement, रेंटिडीन is an antacid। हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन वापस ले रहे हैं और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16.2, जिसमें ये कहा गया है कि जो मेडिसिन है रेंटिडीन, अगर हम कह रहे हैं कि ये मेडिसिन एंटासिड है तो किस क्लासिफिकेशन में आएगा। तो चलिए हम याद करते हैं कि हमने जब मेडिसिन को क्लासिफाइड किया था तो कौन से 4 बेसिस पे किया था। पहला क्लासिफिकेशन तो जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और ये जो सवाल है हमारा वो भी इसी पे बेस्ड है। हमने बात की थी कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है
और ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है पर्टिकुलर नाम के साथ होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंटीपायरेटिक्स हो सकती है, मतलब वो सारी मेडिसिन जो बुखार हटाने का काम कर रही है। एनाल्जेसिक होती है वो सारी मेडिसिन जो दर्द हटा रही है। एंटी मलेरियल वो सारी जो मलेरिया हटा रही है। इस ग्रुप को बिलोंग करने वाली लॉन्ग रेंज मेडिसिन की केमिकल कंपोजिशन अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर काम एक ही करते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ एंटासिड, तो दवाई कैसी भी हो, उसकी कोई भी केमिकल कंपोजिशन हो, काम वो यही करेगी कि एसिडिटी को हटाएगी। तो रेंटिडीन इज बिलोंग टू दैट कैटेगरी। और हमने ये भी बात की थी सिमेटिडाइन और रेंटिडीन, ओमीप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल याद कीजिए नाम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं हटाती सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, टेम्परेरी रिलीफ नहीं देती, ये परमानेंट क्योर देती हैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके जो स्टमक में होते हैं, जिससे हिस्टामिन इंटरेक्ट करके एसिडिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसे ब्लॉक कर देती है मेडिसिन, जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो ये फार्माकोलॉजिकल बेक्शन पे हो गई कि भाई एंटा एसिड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वैरायटी ऑफ मेडिसिन आती है जो केमिकली अलग अलग हो सकते हैं, काम अलग अलग तरीके से हो सकता है करें, या तो ये एक सेम काम कर रही है बट सबका काम एक ही है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.3 में बहुत आसान सवाल पूछा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों लगते हैं। हमने बात की थी नॉर्मली जो टेबल शुगर यूज होती है, सुक्रोज यूज होती है या ग्लूकोज यूज होती है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। स्पेशली अगर आप उनको खाते हैं तो कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन्हें फैटीनेस की प्रॉब्लम है, जिन्हें हेल्थ कम करना है वो हो गए, या फिर टूथ डिके जो प्रॉब्लम है, या जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अलाउड नहीं होती इस तरह की मीठा चीज़ खाना, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कैलोरी वैल्यू नहीं होती, ये सीधे ब्लड में जाएंगे पर ये फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी के थ्रू, इनका डाइजेशन नहीं होता, टूथ डिके की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और साथ में दांत भी खराब नहीं होने के साथ में हेल्थ भी नहीं बढ़ती इनके साथ में। बहुत सारे नाम देखे थे, आप याद कीजिए, सैक्रीन पढ़ा था हमने, एस्पार्टेम पढ़ा था, साइक्लोमेट पढ़ा था, एलिटेम था, एल ग्लूकोज था, तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के अंदर पढ़ी थी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16.4 जो कि सोप पे बेस्ड है। और हमने बात की है कि जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्लिसराइल ओलिएट और ग्लिसराइल पाल्मिटेट नाम के 2 सोप दिए हैं और ये कहा गया है कि आप बताइए कैसे बनेंगे। ग्लिसराइल पाल्मिटेट से चलिए शुरुआत करते हैं। तो ग्लिसराइल पाल्मिटेट, ग्लिसराइल पाल्मिटेट इज द सोप और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C15H31COO 3 times C3H5। पूछा गया इससे आप सोप कैसे बनाएंगे। तो चलिए आप ये जो है ग्लिसराइल वर्ड बता रहा है ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव है, तो ग्लिसरॉल का मैं स्ट्रक्चर बोलूँ तो मैं भी फिलहाल इसे ऐसे रख रही हूँ। और यदि मैं ग्लिसरॉल बोलूँ तो होता है CH2OH CHOH CH2OH, दैट प्राइमरी कार्बन 2 और एक सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पर, और जब ये ईस्टर लिंकेज बनाएगा ये हो गया ईस्टर बॉन्ड, ये हो गया C1531। और आप देख रहे हैं जैसे कि 3 हैं ऐसे, तो हर बार मुझे ऐसा ही एक ग्रुप लेके आना पड़ेगा। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सोडियम सोप बनाने के लिए कहा है, इसका मतलब मैं जो हाइड्रोलिसिस कराऊंगी वो 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ में कराऊंगी। और जब 3 मोल NaOH के साथ में प्रोसेस कराई जाएगी तो बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा। मैं आपको रीजन ही बताई थी बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है। दिस इज ईस्टर बॉन्ड। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब ईस्टर बनता है तो वो 2 फंक्शनल ग्रुप से बनता है। एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो एक अल्कोहल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड के नाम से जाना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ H नहीं यूज होता है, यहाँ OH यूज होता है, मतलब इस एसिड का OH पोर्शन यूज किया, तो इन तीनों ने अपने OH दिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ OH देता है वहीं अल्कोहल जो अपना H पोर्शन देते हैं, मतलब अल्कोहल यहाँ अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है, तो यहाँ आपने H निकाला है। तो अल्कोहल से हमने H निकाला है, यहाँ से हमने OH निकाला है। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको H देंगे और इसे ONA देंगे पोर्शन। तो अगर मैं इसे ONA देती हूँ तो ऐसे 3 मोल है, देखिएगा 3 मोल है, फॉर्मूला है C15H31, दिस इज H नंबर ऑफ मोल्स, या H के नंबर दिए गए हैं। और ये जो पोर्शन है C15H31CO, C15H31CO और ये ONA,
ठीक है। और ये जो है सबको H मिला है, H मिला है तो क्या हो गया CH2OH, ये भी क्या हुआ CHOH, और ये भी क्या हुआ CH2OH। तो ये जो हो गया वो हो गया ग्लिसरॉल, जो उनका इसमें एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये बनाने के तरीके हो गए, ये आपका सोप हो गया है। और अगला बात करूँ, देखिए क्या फ़र्क है उसमें, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है। 1733 मतलब यहाँ 1733 आ जाएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ 1733 तो यहाँ हो जाएगा C17H33COO, यानी सोप मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको ग्लिसरॉल मिल जाएगा। तो इस तरह 16.4 क्वेश्चन जिसमें ग्लिसरेट से सोप बनाने के लिए कहा है, तो आपको NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करानी है। फिर नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 16.5। वापस डिटर्जेंट्स पे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो कोई आयन नहीं देते, इसमें कहा गया जो हमने डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल बनाया है उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट बताइए, हाइड्रोफोबिक पार्ट बताइए, और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो बताइए। तो देखते हैं कौन सा है जो क्वेश्चन नंबर 16.5 में नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो दिया है। पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। C9H19, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, ये बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है, ये हुआ O, ये हुआ CH2O X, और यहाँ पे ये वापस फर्दर बॉन्डेड है। मैं इसकी बॉन्डिंग थोड़ी नीचे दिखा रही हूँ जिससे देख सके आप इसको। तो ये क्वेश्चन इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, इसका पोर्शन दिखाने के लिए। तो हम जैसे जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है इट्स ऑलवेज हाइड्रोफोबिक, और ये ऑयल के पार्ट से जुड़ता है। जब भी आप कपड़े को साफ करते हैं, ये बॉन्डेड है CH2CH2OH से। तो चलिए हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इसमें कौन सा हाइड्रोफिलिक है और कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहाँ पर ही हमारा जो पोर्शन आता है हाइड्रोकार्बन और बेंजीन रिंग का, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और ये जो पोर्शन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमें दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला नज़र आ रहा है जो कि ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और एक ये नज़र आ रहा है जो कि अल्कोहल फंक्शनल। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, उसके बाद भी कि ये पहला नॉन आयनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है। याद करें तो हमने 3 तरह के डिटर्जेंट पढ़े थे, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक। ये ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो पानी में डालने में कोई आयंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इन्हें नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं या सोप्स होते हैं हमेशा उनमें 2 पोर्शन होता है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। जैसे कि इसमें फ्रंट पोर्शन हाइड्रोफिलिक है और बैक पोर्शन हाइड्रोफोबिक है। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है ये पोर्शन ऑयल फिलिक होता है, डर्ट फिलिक होता है। तो कपड़े के काम करने का तरीका यही होता है कि जो भी आपके कपड़े में ऑयल है, डर्ट है, मान लीजिए ऑयल डर्ट है, तो ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन, और ये जो बाहर है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना, ये OH है इसके पास कॉर्नर में। तो ऑयल को घेर के खड़ा हो गया हाइड्रोफिलिक पोर्शन, बाहर के साइड है हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ये जो है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन। तो ये रहा हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो इसको देख के खड़ा है, ये बाहर हाइड्रोफिलिक पोर्शन है जो आउटवर्ड साइड में। बाहर जो OH है वो पानी के साथ में क्या कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है फाइनली कवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पानी के अंदर कौन घुल गया, ऑयल या डर्ट, और जब आप उस पानी को फेंकेंगे तो उस पानी के अंदर साथ में ऑयल और डर्ट भी चला जाएगा। ये इनके काम करने का तरीका होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उन्हें मीसेल्स कहा जाता है। सल्फर केमिस्ट्री आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर है, उसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर हम फिलहाल ये बात करें कि चाहे सोप की बात करें हम, चाहे डिटर्जेंट्स की बात करें, हमेशा उनमें 2 पार्ट रहेंगे, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक पार्ट जाके आपके ऑयल या डर्ट से जुड़ेगा जिसे आप साफ करना चाहते हैं, और बाहर का पोर्शन पानी से जुड़ जाएगा जिससे पानी के अंदर ऑयल और डर्ट हो जाएगा जिसे आप इमल्शंस कह सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे मिसल। और ये जब मिसल बहता है तो साथ में ऑयल और डर्ट को भी निकाल लेता है। तो ये हुआ हमारा इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पे। चलिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स इन अ डिफरेंट वे। पहले ये बात की गई है कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है चार, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अभी हमने बात की थी पहले क्लासिफिकेशन की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये आपका क्वेश्चन है 16.1 और ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब याद कीजिए जब हमने रेंटिडीन या सिमेटाडाइन की बात की थी तो हमने कहा था ये तरीका, ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो समझिए इसलिए है कि हमें एक ऐसी क्लास मिलती है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन मिलता है जिसमें वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स है। ये वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स केमिकली अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर काम एक ही करती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया चलिए उससे समझते हैं। एक क्लासिफिकेशन मान लिया एंटा एसिड्स। ये जो एंटा एसिड्स है इन्हें बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं। अगर आप याद करें तो बहुत सारे नाम लिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो सारा है वो सब केमिकली तो अलग है। मैग्नीशियम सिलिकेट्स ये सब केमिकली अलग है, बट काम सबका एक ही है। रेंटिडीन, सिमेटाडाइन, वेसोप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, केमिकली सब अलग अलग है, काम करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। याद कीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम करने का तरीका, वो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक को, पर तब तक जब तक पीएच 7 ना हो जाए, उससे ज़्यादा होते ही वो रुक जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसके साइड इफेक्ट्स हमने कहे थे कि अगर आपने एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं ली तो हो सकता है आपने स्टमक में होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसने एसिडिटी को बेसिक कर दिया। अब बेसिक होने के कारण उसको न्यूट्रल करने के लिए स्टमक में और एसिड रिलीज हो, तो हमने कहा था बेटर इज सिमेटाडाइन और टैगामेंट, क्योंकि उनका काम है उस रिसेप्टर को ब्लॉक करना स्टमक के जिस पे जाके हिस्टरीन अटैक कर रहा है और जिसके इंटरेक्शन के कारण आपका एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा है। तो सबके काम करने का तरीका अलग है, केमिकली सारी की सारी अलग है, पर सब काम एक ही कर रही है एसिडिटी को हटाने का। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन होता है, लाइक एंटा एसिड एंटीपायरेटिक जो बुखार हटा दे, एनाल्जेसिक जो दर्द हटा दे, एंटीबायोटिक जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से द्वारा प्रोड्यूस हो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारने का काम करे, एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरियाज, वायरस, मोल्ड सबको हटा दे। तो सब अलग अलग है मगर सबका काम एक ही है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था हमारा इस कैटेगरी में था वो था मोड ऑफ एक्शन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है और उसके काम करने के तरीके से हमें डिसाइड करते हैं कि हम ऐसी और कौन सी मेडिसिन्स बना सकते हैं जो इसी तरीके से काम करें और हमारे पास अल्टरनेट तरीके आ जाए, जिससे अल्टरनेट चॉइसेस आ जाए जिससे हम उस बीमारी को और भी दूर कर सकें। तो मोड ऑफ एक्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि एक दवाई आपके शरीर के अंदर जाके किस तरीके से काम कर रही है जिससे आपको रिलीफ मिल रहा है। तो हम ये कीमोथेरेपी जो ब्रांच होती है उसमें और ऐसी मेडिसिन डिस्कवर करें जो उसी तरीके से काम करके लिटिल इफेक्ट हो उसका, पॉइजनस साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें स्टडी के दौरान ये देखना पड़ेगा कि काम करने का तरीका क्या है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है केमिकल स्ट्रक्चर। ये बात हमने की थी, पॉल हेलरिच ने सबसे पहले इसको बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा ऑल द मेडिसिन्स हैज एजो बॉन्ड, ऑल द मेडिसिन हैज सल्फानिलीड ग्रुप, दैट SO2NH2, दैट सल्फा ड्रग्स। इन सबके एक ही काम है, बैक्टीरिया को अटैक करना बट होस्ट को इफेक्ट नहीं करना। तो हम जब किसी मेडिसिन के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं या ऐसी डिस्कवरी की बात करते हैं कि साइड इफेक्ट कम से कम हो, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उस मेडिसिन में ये ग्रुप्स तो रखने ही पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि यही है जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन दिखा रहे हैं। हाँ, इनके साथ जुड़े और फंक्शनल ग्रुप या इनके साथ जुड़े और हाइड्रोकार्बन या रेसिड्यू फंक्शनल ग्रुप, उसमें हम चेंजेस लाएंगे जिससे, जैसे मैंने कहा, एफिशिएंसी बढ़े, दवाई जल्दी काम करे और बॉडी को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे हम इस कैटेगरी में ऐसी मेडिसिन रखते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। जनरली देखा जाता है जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है उनके एक्शन भी सेम होते हैं, एक ही काम करती है वो।
And the fourth and last classification is on the basis of molecular target. इस molecular target की बात करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 16.2 उसको भी शामिल करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ सवाल यही पूछा गया। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। 16.2 एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट एज इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री। बस इससे रिलेटेड है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, और कई बार हमारी बॉडी में मौजूद ये बायोमोलिक्यूल जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कई बार इन्हीं में होने वाली कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लिए तकलीफ दे हो जाती हैं, नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो हमको फिर ऐसी मेडिसिन डिज़ाइन करनी पड़ती है जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर टारगेट पर जाए। आप याद कीजिए हमने जैसे एंजाइम की बात की थी, कई बार हमारे एंजाइम्स या तो अनवांटेड एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक्ट कर सकते हैं जिससे वो पॉइजन क्रिएट करने लगे, जो हम सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं उनको, या हो सकता है ऐसे सबस्ट्रेट हमारे शरीर में पहुंच जाए जो एंजाइम से इंटरेक्ट करके पॉइजन बनाने लगे। तो हमें मेडिसिन ऐसी चाहिए, ऐसे क्लासिफिकेशन की जो सब प्रोटीन पे अटैक करती है, और प्रोटीन ही पर्टिकुलरली एंजाइम पे अटैक करती है। वैसे ही हमने देखा था प्रोटीन की और टाइप होते हैं रिसेप्टर्स, जो स्किन में प्रेजेंस होते हैं, जिनके साथ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। तो अगर हमें उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी के अंदर रिसेप्टर के इंटरेक्शन से रिलेटेड, तो हमें एक क्लासिफिकेशन रखते हैं इस कैटेगरी के अंदर ऐसी मेडिसिन का ग्रुप जो केमिकली अलग हो सकते हैं पर उनका सबका काम है रिसेप्टर्स को टारगेट करना और रिसेप्टर्स से होने वाली प्रॉब्लम को दूर करना। तो ये जो हमारी बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स हैं उन्हीं को कहा जाता है टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट, जिसके बारे में क्वेश्चन नंबर 16.2 में पूछा गया। फिर 16.3 भी वही क्वेश्चन है, देखिएगा 16.2 एज वेल एज 16.3 क्वेश्चन देखिए। 16.3 में पूछा गया है नेम द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर चूजन एज ए ड्रग टारगेट। वही हमारी बॉडी के कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो ड्रग का टारगेट हो सकते हैं। तो फिर वही बात, प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी के टारगेट हैं जिन पे जाके मेडिसिन एक्ट करती है। 16.4 ऑलरेडी हम डिस्कस हो चुके हैं। 16.5 क्वेश्चन डिस्क्राइब द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ये रिसर्च की जाती, कोशिश की जाती है नई मेडिसिन डिस्कवर करने की किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेकर, या एग्जिस्टिंग जो दवाई हैं उसमें और मॉडिफिकेशन करने की जिससे उनके काम करने का तरीका और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और हमारे शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये सारी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में होती है उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। 16.6 विच फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग द ड्रग टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। 16.6 याद कीजिए, हमने कहा था जो एक्टिव साइड होती है किसी भी एंजाइम्स की, उसमें बाहर कुछ पार्ट्स निकले होते हैं। जैसे अगर ये फिनाइल एनिलीन है तो बेंजीन निकला है, अगर ये एस्पार्टिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकला है। और जो भी हमारा ड्रग है या फिर जो सबस्ट्रेट है, जब वो आता है और वो इसे जोड़ने की कोशिश करता है तो बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ सकता है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शंस वो सारे हो सकते हैं जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, जैसे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है जिसको जोड़ा हो, आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। दीज आर द टाइप ऑफ अट्रैक्शन दैट हेल्प टू बाइंड दैट एक्टिव साइड विद द सबस्ट्रेट। तो आयनिक बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कुछ अट्रैक्शन है जो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड से जोड़ने में मदद करते हैं। नाउ 16.7 क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बोर्ड्स का काफी बार पूछा गया है सवाल। तो बात करते हैं, चलिए मैं आपसे बात करती हूँ एंटी एलर्जिक की और एंटी एसिड की। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं इन दोनों को साथ में क्यों डिस्कस किया गया है। तो बता दूं, हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है उसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हमारा शरीर उन चीज़ों के लिए जिन पे रिएक्शन उसको नहीं दिखाना चाहिए, यदि वो उस पर भी रिएक्शन दिखाने लगे, जैसे कोई मेडिसिन हो गई, पेनिसिलिन या सल्फा ड्रग्स हो गई,
या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड हो गया जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, कोई फैब्रिक हो गया जिसके कांटेक्ट में आती है हमें तकलीफ शुरू हो जाती है, या आसपास होने वाली डस्ट हो गई, पोलन ग्रेन हो गई। आप जानते हैं कुछ लोगों को बहुत एलर्जी होती है, उसके आते ही उन लोगों को सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, स्किन कांटेक्ट में तो रैशेस हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गए, ये सारी क्या हाइपर सेंसिटिविटी है। तो एसिडिटी की बात करें तो हमारे स्टमक में जब एक्सेस एसिड रिलीज होता है तो हमें वॉमिट सेंसेशन होता है, इरिटेशन होता है, पेन होने लगता है। तो इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही चीज है, वो है हिस्टामीन, एक नाम का प्रोटीन जो बॉडी में रिलीज होता है। तो सवाल ये है कि हिस्टामीन रिस्पॉन्सिबल है पर काम वो अलग अलग कर रहा है, कभी वो एलर्जी कॉज कर रहा है तो कभी एसिडिटी कॉज कर रहा है। तो आप जो मेडिसिन अगर एलर्जी के ले रहे हैं तो वो एसिडिटी के रिसेप्टर में इंटरफेयर नहीं करती, और यदि आप कोई एसिडिटी के लिए ले रहे हैं तो वो एसिडिटी को ही रिलीफ करेगी, इसके लिए नहीं करेगी। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो एलर्जी होती है, जिन पोर्शंस में होती है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल या सेंसिटिव है, उनके रिसेप्टर्स, उनकी डिज़ाइन और स्टमक में प्रेजेंट रिसेप्टर की डिज़ाइन अलग अलग होती है। तो जब आप कोई एंटासिड खाते हैं जैसे सिमेटिडीन, रेंटिडीन, ओमिप्रेजोल, वैसोप्रेजोल, याद कीजिए नाम, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन खाई जाती हैं इनके रिसेप्टर्स की डिज़ाइंस ऐसी है स्टमक की कि ये उसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, स्टमक के साथ, किसी और ऑर्गन के साथ अटैक नहीं करेंगे, किसी और रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे। और यदि आप एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं तो उन मेडिसिन की डिज़ाइन ऐसी है कि वो उस पर्टिकुलर एलर्जी वाले ऑर्गन, जहाँ एलर्जी हो रही है उस ऑर्गन से इंटरेक्ट करेगी। नेसल चैम्बर्स हो गया या फिर गले में वो पोर्शन आपको तकलीफ दे रही है, स्किन में पोर्शन, तो वहीं के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है तो वो आपके स्टमक के रिसेप्टर्स के साथ एक्ट नहीं करेगी। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स की वजह सेम है हिस्टामिन, हम दोनों में ही एंटी हिस्टामिन खा रहे हैं। एंटी हिस्टामिन मतलब जो हिस्टामिन की प्रॉब्लम को दूर करे, मगर एलर्जी की मेडिसिन स्टमक पे एक्ट नहीं करती है, स्टमक की मेडिसिन अलग एलर्जी ऑर्गन्स पे एक्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों के रिसेप्टर्स की डिज़ाइन अलग है और दोनों की मेडिसिन की डिज़ाइन भी अलग होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16.7। Now question number 16.8. Question number 16.8 में पूछा है noradrenaline is a cause of depression. It's not its cause, low level is responsible. What type of drugs are needed to cure them? देखिए, हमने क्लासिफिकेशन देखा था न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग्स। हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जिसका काम है कम्युनिकेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को, जो विलिंग इंफॉर्मेशन है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाना, या हमारी बॉडी में बहुत सारे काम ऐसे चल रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर हो गई, डाइजेशन हो गया, सांस लेना हो गया, वो हमारे इच्छा से नहीं चल रहे। उनके बीच में कम्युनिकेशन सेंड करना, कब उसे बढ़ाना है, कब उसे कम करना है, कब उसे बंद करना है। तो उसमें एक आती है ड्रग दैट्स कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग। उनमें ये बात की जाती है कई बार इंसान लाइटर और मेंटल सीवियर डिजीजेस उसको हो जाती है। उनमें से एक चीज़ होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन आना मतलब हम बहुत लो फील करते हैं और जब हम काम करते हैं तो काम में मन नहीं लग रहा होता है, या हमको चीज़ें जो स्पीड मेंटेन होनी चाहिए उससे काफ़ी कम हो जाती है। तो उसकी वजह है नॉरएड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन जो हमारे ब्लड में होता है और एक नॉर्मल लेवल पे उसे होना चाहिए। अगर आपके ब्लड में ऐसे एंजाइम्स आ जाए जो उसे डिग्रेड करना शुरू कर दे तो उसका लेवल डाउन हो जाएगा। उसका लेवल डाउन होते ही कम्युनिकेशन सिस्टम समझो आपकी बॉडी का वीक हो गया। वो जो आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन कर रहा था, आपकी बॉडी का मैनेजर जो ब्लड में था, उसकी क्वांटिटी कम होते ही ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्लो हो गया और डिप्रेशन हो गया। तो उस केस में आपको एक ऐसी दवाई खानी पड़ेगी जो उस एंजाइम्स को मार दे जो उसे डिग्रेड कर रही है। उन एंजाइम्स के मरते ही वो वापस धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल में आएगा और डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स याद है कि इन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं, और आइप्रोनिआज़िड और फिनेल्जिन, दवाई यहाँ बात की थी याद करना, आइप्रोनिआज़िड और फिनेल्जिन, ये दो मेडिसिन हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16.8 और इनका नाम है आइप्रोनिआज़िड और फिनेल्जिन। ये जो दो दवाइयां हैं इनका काम ही यही है कि ये आपकी बॉडी में उन एंजाइम्स को मार देगी जिसके कारण डिप्रेशन आ रहा है। Now the next question is question number 16.9. से पूछा गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। तो एंटीबायोटिक जो एक मेडिसिन है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होती है, दूसरों को किल करने का काम करती है।
पेनिसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर्ड हुई थी, और बाकी जो फेमस एंटीबायोटिक है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम आता है, टेट्रासाइक्लिन नाम आता है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, इन्हें बेसिकली दो क्लासिफाइड डिवीजन में क्लासिफाइड किया है, एक ब्रॉड और एक नैरो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो अकेले बहुत सारी डिजीजेस को दूर कर सकती हैं, पर नैरो वो होती है जो लिमिटेड होती है अपने एक्शन को लेकर, जैसे पेनिसिलिन नैरो का एग्जांपल है और क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। क्लोरामफेनिकोल अकेला एक ऐसा एंटीबायोटिक है, अकेला ही, ये बैक्टीरियासीडल होता है और भी बैक्टीरियासीडल होते हैं और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा है जो अकेले बहुत सारी डिजीजेस दूर कर सकता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गई, एक्यूट फीवर, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी इन्फेक्शन, निमोनिया, ये अकेला इतनी सारी डिजीज को दूर कर सकता है, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। जबकि जो पेनिसिलिन है वो ऐसी कैटेगरी जो कुछ ग्राम कोकाई बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं पे काम करती है। तो इस तरह हमने क्लासिफाइड किया नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उसके बाद एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क होता है, ये है क्वेश्चन नंबर 16.10। तो एंटीसेप्टिक ऐसे होते हैं जो कि आपके सिर्फ लिविंग टिश्यूज पे एप्लीकेबल है। ये मेनली ट्यूब्स के फॉर्म में या लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, सेवलॉन, और ये ना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल एक्शन में उनको मारने का काम करते हैं, ये डिओड्रेंट का भी पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से ऑर्गेनिक पार्ट ब्रेक होता है तो आपके स्किन से स्मेल आना शुरू कर देती है, तो ये वो भी काम करते हैं, ये उसको भी हटाने का काम करते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हमने देखा था बिथ्योनल। जबकि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई करेंगे तो वो जल जाएगी, तो वो टॉयलेट हो गया, फ्लोर्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, उन सब के काम में आते हैं। और आपको याद रखना है कई बार एक ही चीज़ दोनों का काम कर सकती है, बस कॉन्सेंट्रेशन अलग होना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है फिनॉल का, जो 0.2% पे एंटीसेप्टिक है, 1% पे वो डिसइंफेक्टेंट है। 16.11 क्वेश्चन जिसमें पूछा है सिमेटाडाइन एंड रेंटिडीन इज बेटर देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। हमें बात की है सिमेटाडाइन और रेंटिडीन, ये भी एंटासिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है वो एंटासिड है। तो बेहतर कौन? जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तब स्टमक में एक्सेस HCl रिलीज होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम कर सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, मैग्नीशियम मिल्क कहते हैं, वो ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ले सकते हो, पर वो सिर्फ अंदर जाके स्टमक के अंदर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, मगर वो एक टेम्परेरी रिलीफ हुआ, क्योंकि जब आगे एसिड रिलीज होगा तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपको फिर वही सोडियम बाइकार्बोनेट लेना पड़ेगा, फिर वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो भी आपको लेना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को रिमूव कर रहा है, परमानेंट क्योर नहीं कर रहा। जबकि सिमेटाडाइन या टेगामेट, रेंटिडीन या जेंटेक, ये जो दवाइयाँ हैं ये स्टमक के उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं जहाँ पे हिस्टामिन इंटरेक्ट करता है, और उस हिस्टामिन के इंटरेक्शन से ही एक्सेस HCl रिलीज होता है। तो अगर आपने वो प्रॉब्लम ही ब्लॉक कर दी जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही थी, तो आपके सिर्फ सिम्टम्स क्योर नहीं, आपको परमानेंट रिलीफ मिल गया। इसलिए ये जो दवाइयाँ हैं ये जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट से बेटर है। 16.12 मैंने अभी बात की, एक ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम कर सकता है, तो फिनॉल 0.2% पे एंटीसेप्टिक और 1% पे डिसइंफेक्टेंट। डेटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनियोल, दैट क्वेश्चन नंबर 16.13। क्लोरोजाइलिनॉल ये भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, और अल्फा टर्पिनियोल टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ये 3 से 3% आयोडीन होता है जो कि अल्कोहल और वाटर में इसका मिक्सचर होता है, और ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। तो दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। 16.14 क्वेश्चन
पूछा गया है टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में, तो याद रखिएगा ये 2 से 3% आयोडीन होता है अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में। बहुत ही यूजफुल एंटीसेप्टिक है जो पहले बहुत यूज़ किया था। फूड प्रिजर्वेटिव, खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ चीज़ें मिला सकते हैं जो बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट, इन सब की ग्रोथ को इनिबिट कर दें, उन्हें फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड्स, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स, एपॉक्साइड्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोगों ने सब डिस्कस किए हुए हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। तो ये उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं जिससे हम लॉन्ग टाइम तक उस फूड को बिना खराब हुए रख सकें। क्वेश्चन नंबर 16.16, ये एस्पार्टम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को लेकर है। हमने पहले भी कहा था कि सारे स्वीटनिंग एजेंट्स में सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे पूछे गए हैं। तो ये डायपेप्टाइड है, याद रखिए ये मिथाइल एस्टर ऑफ फेनिलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड का ईस्टर था। और यहाँ पे डिस्कस किया है कि इसकी लिमिटेशन किसी से ठंडे खाने में क्यों यूज़ करना चाहिए, पर मैं आपको याद करा दूँ इसकी 3 लिमिटेशन थी। एक तो इसको ठंडे खाने में यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड्स में, गर्म करने पे टूट जाता है। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जिन लोगों को फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी है वो इसे यूज़ ना करें क्योंकि ये टूट कर फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है जो नुकसान पहुंचाएगी। और तीसरा लास्ट था ये कि बच्चों को इसे ना दें क्योंकि ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। तो इस तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण एस्पार्टम यूज़फुल होते हुए भी काफ़ी लिमिटेड एप्लीकेशन रखता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पे है 16.17 क्वेश्चन। और अभी हमने बात की एस्पार्टेम के अलावा, याद कीजिए सैक्रिन, एलिटेम, सुक्रेलोज, एल ग्लूकोज, ये सारे हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट्स, जिनमें हमने लिमिटेशंस किसकी क्या है, क्या बेटर है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। फिर 16.19 एलिटेम के साथ प्रॉब्लम क्या है। एलिटेम के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी नॉर्मल सुक्रोज से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, तो उसकी क्वांटिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। कितना डालें ये, क्योंकि इसकी कम से कम क्वांटिटी भी खाने को बहुत ज़्यादा मीठा कर देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16.20 सिंथेटिक डिटर्जेंट सोप से बेटर क्या है। सोप जो कि सोडियम है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होती है, हमने डिस्कस किया। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लॉन्ग चेन। उनमें फ़र्क ये है कि डिटर्जेंट्स कुछ मामलों में बेहतर है। एक तो जब आप इन्हें हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो हार्ड वाटर में होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। जब सोप इनमें डाला जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हायर फैटी एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाती है, कंपाउंड बनाती है जो वाटर में इंसॉल्युबल होता है। सोप आपका अंदर गया, कैल्शियम मैग्नीशियम उससे जुड़ गया, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ गया, जिसे कहते हैं स्कम। तो आप हॉट वाटर में कैसे यूज़ करेंगे, स्कम बाहर आ गया है, सोप खराब होता है, फिर डिटर्जेंट्स पे जो आपके फैब्रिक है उस पर जाके स्कम चिपक जाता है जिससे प्रॉपर धुलाई नहीं हो पाती है। अगर डाई करना है तो डाई प्रॉपर नहीं होता है, नहाने की बात करें तो स्किन रफ हो जाती है। पर ये प्रॉब्लम डिटर्जेंट्स में नहीं आती है। वजह यह है कि जो सल्फोनेट, सल्फेट या अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जब इनसे कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ता है तो वो सॉल्युबल है पानी में, इनसॉल्युबल नहीं है। इसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट के रूप में नहीं मिलते। इसलिए डिटर्जेंट्स आप हार्ड वाटर और एसिडिक वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 टाइप बताने हैं, कैटायनिक, एनायनिक डिटर्जेंट्स। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16.21। इसमें आपको 3 टाइप बताना है। तो एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। पहले हम एनायनिक की बात करते हैं। वो जो वाटर में जाके टूट के नेगेटिव पोर्शन देते हैं उन्हें एनायनिक कहते हैं। इसमें हम सोडियम लॉरेल सल्फेट एग्जाम्पल ले सकते हैं। लॉरेल हम बात कर चुके हैं, ये कॉमन नेमिंग है, डोडेकाइल का कॉमन नेमिंग। तो अगर मैं इसे बात करूँ तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया। अगर मुझे 12 लेने हैं तो मैंने ये 10 लिए, ये 11 हो गए। और यहाँ पे मैं ले लूँ 12, तो यहाँ पे सल्फेट हम यहाँ पे ले रहे हैं SO4 सोडियम। तो ये पानी में टूटेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, साथ में काम भी इसी से कर रहा है, इसलिए कहेंगे इसको एनायनिक।
फिर दूसरा था केटायनिक डिटर्जेंट के बाद आयनिक के बाद केटायनिक डिटर्जेंट एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, जिसके हमें सटाइल का एग्जांपल लें तो ये रहा नाइट्रोजन, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होता है, एक सटाइल ग्रुप होता है 16 कार्बन का, एक हो गया 14 हो गए, एक हो गया जो प्लस है और बाहर माइनस है। तो जब पानी में घुलेगा तो इसका प्लस पोर्शन सामने आएगा और ये जो प्लस पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए, इसलिए इसे कहा केटायनिक डिटर्जेंट। एंड थर्ड वन वाला न्यूट्रल डिटर्जेंट्स होता है। जो न्यूट्रल डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता है और कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ये न्यूट्रल कहलाते हैं। ये जनरली ईस्टर्स होते हैं हायर, जैसे स्टेरिक एसिड का ईस्टर ले लिया मैंने, अगर 18 कार्बन होते हैं तो 16 ये 17 ये ईस्टर हो गया। देखिएगा, तो ये जो है आपका न्यूट्रल डिटर्जेंट्स है, क्योंकि जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये अपने OH ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेगा। आप याद करें मैंने कहा था ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है और ये इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑयल और डिटर्जेंट से जुड़ता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो जाकर वाटर से जुड़ जाता है, जिससे वाटर के अंदर ऑयल आ जाता है। तो इस तरह 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एनायनिक जो पानी जाके एनायन देते हैं, केटायनिक जो केटायन देते हैं, और न्यूट्रल जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। बात है हम क्वेश्चन नंबर 16.22 पे, जिसमें कहा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। तो LAS और EBS एनायनिक डिटर्जेंट्स की 2 कैटेगरी होती है। LAS में जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो या तो स्ट्रेट होती है या पार्शली ब्रांच होती है, उसमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है। जैसे डोडेकाइल जो एग्जांपल है मैं अगर बताती हूँ 12 कार्बन का, तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ये हो गया SO4 है। अगर मैं ABS की बात करूँ तो ये लॉन्ग ब्रांचिंग होती है इसमें, और ये जो ब्रांचिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कार्बन की ब्रांच ले ली मैंने, चेन ले ली, और इसमें 3 5 और 7 यहाँ मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और यहाँ सल्फोनेट ग्रुप है जो सोडियम से जुड़ा हुआ है। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ 357 ट्राइमेथाइल ऑक्टाइल सल्फोनेट होता है। तो ये तो तुम्हें फ़र्क ये कि ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। जो स्ट्रेट चेन होते हैं उन्हें सॉफ्ट डिटर्जेंट्स कहा जाता है, ये आसानी से डिग्रेडेबल होते हैं, जबकि जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 357 ट्राइमेथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम सॉल्ट्स हैं, ये हार्ड डिटर्जेंट्स कहलाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और जब आप इन्हें डालते हैं तो यहाँ पर आसानी से बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाती स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, क्योंकि एंजाइम इन पे अटैक नहीं कर पाता है जो भी इसको डिग्रेड करना चाहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से ये सॉफ्ट है, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 16.23 में सवाल पूछा गया कि सोप काम क्यों नहीं करता है। तो मैंने आपको भी जैसे बताया कि जो सोप्स होते हैं वो हायर फैटी एसिड्स होते हैं, लाइक C17H35 COONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड एक सोप है, जिसको आप जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये पोर्शन जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा C17H35 COO 2 टाइम्स कैल्शियम प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, और ये जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा स्कम के रूप में, इसलिए आप इसे हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते। 16.24 क्या हम सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट को पानी की हार्डनेस चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है हम सोप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोप को जैसे ही हार्ड वाटर में डालो तो स्कम बाहर आ जाता है, डिटर्जेंट उसके साथ कोई एक्शन नहीं देगा, इसलिए हम डिटर्जेंट को यूज़ नहीं कर सकते। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं उनके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप पहले देखिए जो एग्जांपल दिया है क्वेश्चन नंबर 16.27 में, ये हमने भी एक और क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है लॉन्ग, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हम पहला एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो लॉन्ग चेन पोर्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन। तो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन हमने जैसे बात की थी ऑयल और डर्ट से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोफिलिक पानी में घुल जाता है। जैसे पानी के अंदर ऑयल और डर्ट आ जाता है, जिसे इमल्शन कहता है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसेल, और आपका जब पानी बहता है तो साथ में ये भी निकल जाता है। तो इस तरह हमारे हुए केमिस्ट्री नंबर लाइक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इससे पहले सॉल्व हो चुके हैं, तो आप ये सब कंप्लीट कर लीजिए।